बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी उदास आंखों वाली लड़की। ये शहर की सबसे खूबसूरत जगह थी। यहाँ का सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन, और अभी दिन का सबसे खूबसूरत पहर था। एक तरफ तालाब में अस्त होता सूरज और दूसरी तरफ धीरे धीरे जगमग करता पूरा भोपाल शहर। मैं सीढ़ियों पर बैठा बादलों में उभरते मिटते रंग देख रहा था। रंग जो मेरे जीवन का उतना ही जरूरी हिस्सा थे जितना 2 वक्त का खाना या ताज़ी हवा। और मैं जरूरी हिस्सा था इस जगह, इस आर्ट गैलरी का। अगर कला प्रेमियों और फैंस की माने तो मेरा यहाँ होना या मेरी पेंटिंग्स का यहाँ प्रदर्शनी लगना इस जगह की शान में इजाफा करता था। मैं सिर्फ अपना परिचय दे रहा हूँ, इसे मेरा गुरूर मत समझिएगा। मैं तो खुद को एक अदना सा पेंटर मानता हूँ जो आमतौर पर केरल के राजा रवि वर्मा की तरह पोर्ट्रेट बनाया करता है, और उनका 1% भी कभी छू पाऊं ये मेरा सपना है। अखिलेश जी, आपकी खोज पूरी हुई? नीचे से सीढ़ियां चढ़ता हुआ एक सर मुझे नजर आया, और साथ ही ये सवाल। मेरा दोस्त था सौरभ। उसका यहाँ एक थिएटर ग्रुप था। मेरी तरह होशंगाबाद का लड़का जो ढेरों उम्मीदें लिए नर्मदा के बहते पानी के किनारों को छोड़कर यहाँ ताल तलैयों के शहर में बस गया था। बताइए तो, कोई मिली? उसने फिर पूछा। मैंने ना में सर हिला दिया। कोई 8-10 दिन से मैं अपनी पोर्ट्रेट के लिए मॉडल ढूंढ रहा था, लेकिन एक चेहरा ऐसा नहीं मिला जो मेरे रंगों, मेरे ब्रश से मारे गए स्ट्रोक्स के साथ पूरा न्याय कर सके। 8 महीने बाद मेरी एग्जीबिशन है और कई कैनवस तैयार करने हैं। पता नहीं यार कैसे होगा। मैंने ज़रा सा खिसक कर सीढ़ी पर सौरभ के लिए जगह बनाई। उसने जेब से एक बटर पेपर में लिपटी पुड़िया मुझे थमा दी। वाह, बनारसी वाले का पान। मेरी हर ज़रूरत, हर तलब का तुमको पता है नहीं? मीठे गुलकंद का रस मेरी ज़बान पर उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं फिर अकेला था। अब तो आसमान भी स्याह था। रंगों को ताकने जैसा अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं उठकर बाहर चल दिया। ये शहर का शांत इलाका था। सामने सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही जा रही थीं। मैंने एक ऑटो को हाथ देकर रोका। चौक बाजार ले चलो भाई, कहते हुए मैं बैठ गया। वक्त काटने के लिए भीड़ में घुस जाने से आसान तरीका और कोई नहीं होता। मेरे लिए तो ये एक दिलचस्प एक्सरसाइज थी। तरह तरह के चेहरे देखता, उनके हाव भाव, पहनावा, साज सिंगार सब नोटिस करता। कौन जाने कब किसकी नाक और किसकी ठोड़ी मेरी किसी पेंटिंग में जगह पा जाए। तभी मेरी नज़र सामने एक जरी गोटे किनारे वाली दुकान में कुछ खरीदती एक लड़की पर अटक गई। वो एक हाथ से अपने सर का दुपट्टा पकड़ रही थी और दूसरे हाथ से इशारा करती जा रही थी। ये वाली देना 5 मीटर, और वो 3 मीटर, और वो भी, वो फिरोजी वाली, वो पूरी दे दो जितनी भी है। मेरी आंखों के पैलेट में सारे रंग तैर गए, मिल गई। यही चेहरा तो चाहिए था मुझे। चौक यानी भोपाल के सराफा बाजार की संकरी तंग गलियों में एक कतार में कई एक जैसी दुकानें, जैसे शायद हर शहर के पुराने इलाके में होती हैं। दिल्ली, आगरा, उदयपुर, इंदौर, सारे ऊपरी तौर पर एक जैसे ही तो दिखाई देते हैं। हाँ, फर्क होता है उन गलियों में खरीद फरोख्त कर रहे चेहरों में, दुकानदारों में, वहां मिल रहे सामानों में। सुनहरे गोटे वाली फिरोजी लेस खरीदती उस लड़की पर मेरी नजर अटकी हुई थी। धुली हुई सी रंगत, चौड़ा माथा, नाजुक लंबी पतली उंगलियां, और उसने अभी तक मेरी तरफ देखा नहीं था, लेकिन मैं शर्तिया कह सकता था कि उसकी आंखें बहुत अच्छी होंगी। अच्छी यानी वो जो मेरे जैसे एक पेंटर को, एक कलाकार को अपनी तरफ खींच ले। जरा सा जगह देंगे?
एक महीन आवाज से मैं चौंका। झटके से अलग होकर उसे रास्ता दे दिया। वो कब मेरे सामने से होकर निकल गई और मैं देखता रह गया। अब उसकी पीठ मेरी तरफ थी। सर पर ढके सितारों वाले दुपट्टे से नीचे झांकती एक लंबी चोटी झूल रही थी। सुनिए, मैंने आवाज दी, पर वो तेजी से आगे चल दी। मुझे उसी दुकान में लटके एक दुपट्टे में टके शीशे में अपनी शक्ल नजर आई। जीन्स पर सफ़ेद मुचली शर्ट, मुड़ी आस्तीनें, हफ्तों की बढ़ी खिचड़ी दाढ़ी और कुछ ऐसा नहीं कि कोई अनजान लड़की मेरी आवाज़ पर पलटती। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। कहीं भीड़ में घुल न जाए ये शहद सी लड़की। मैं घबराया। उसके दुपट्टे का रंग याद कर लिया, फाल सही रंग। कोई 5-7 मिनट तक चलकर कभी दाएं कभी बाएं मुड़ते हुए मैं एक बंद दरवाजे के सामने था जिसके अंदर अभी अभी वो लड़की घुसी थी। मैं कुछ देर तक बाहर खड़ा रहा। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कतार में वैसे ही कई दरवाजे थे, ज्यादातर बंद, क्योंकि उनके आंगन सीधे गली में खुलते थे। ये घर शायद नवाबों के जमाने की हवेली का एक हिस्सा रहा होगा। टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग लोगों को बिकता गया। पुरानी शान शौकत पर काई जमाता हुआ एक जर्जर सा दरवाजा। मैंने धीरे से घर की सांकल खड़का दी। दरवाजा उसी लड़की ने खोला। मुझे देखते ही उसने दुपट्टे से सर ढांक लिया। मैं मुस्कुरा दिया। कितनी खूबसूरत थी वो, परफेक्ट मॉडल। मैंने अपना दायां हाथ माथे को छूकर सलाम अर्ज किया। वो सवालिया निगाहें लिए मुझे देखती रही। कोई 25 साल की लड़की जिसने शायद मासूमियत की दहलीज को बस अभी अभी पार किया था। घर में कोई बड़ा है? मैंने हिचकते हुए पूछा। किसी आर्टिस्ट के लिए मॉडल बनने की इजाजत कोई परिवार आसानी से नहीं देगा, ये मैं जानता था, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, ये मैंने अभी अभी अपने आप से वादा कर लिया था। ये लड़की तो मेरी नजर में अटक चुकी थी। जी, मुझे मंजूर है, मेरे सामने बैठी लड़की ने हाथ में पकड़े हुए शनील के बटुए में सितारे टांकते हुए जवाब दिया। उसके कहे शब्दों ने मेरे मन के आसमान में भी तारे टांक दिए थे। मुझे लगा मान जाना, ये कहना कि मुझे मंजूर है, शायद दुनिया का सबसे मीठा संवाद होता है। मैं उसे कुछ पैसे, टोकन मनी या एडवांस जो भी कहूँ देना चाहता था, लेकिन कुर्ते की जेब में कुछ 200-400 रुपए के सिवा कुछ नहीं था। मैंने उसको अपना पता लिख कर दे दिया और फ़ोन नंबर भी। बदले में उसने अपना नंबर बताया। मैं अपने मोबाइल में सेव करने लगा। समीरा, वो बिना मेरी तरफ देखे बोली। मैंने एक नज़र उस पर डाली और नाम टाइप कर दिया। मेरे कॉल का इंतज़ार करना, कहकर मैं बाहर निकल गया। समीरा, मैं उसकी शक्ल, उसकी पूरी देह को इमेजिन करने लगा। मुझे अपनी आने वाली एग्जीबिशन से उम्मीदें बढ़ गईं। समीरा को मेरी मॉडल बनने के लिए तैयार होने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसके माता पिता गुजर चुके थे और घर के दूसरे हिस्से में रहने वाले उसके मौसा मौसी के अलावा कोई ऐसा करीबी नहीं था जिसके लिए उसकी जवाबदेही हो। मैंने भी उसके घर की हालत देखकर झट से पैसे का जिक्र कर दिया था। उसकी आंखें चमक गई थीं। उसने मेरे बारे में कुछ ज्यादा नहीं पूछा। मैंने जितना बताया बस उतना ही सुन लिया। मैं एक पेंटर हूँ, फेमस पेंटर, मैंने फीकी सी हंसी के साथ कहा, क्योंकि जानता था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमको मेरे सामने घंटों किसी कुर्सी पे बिना हिले बैठे रहना होगा या खड़े रहना होगा किसी दरवाजे की चौखट पर टिक के, यानी तुमको मेरी लाइव मॉडल बनना होगा। जी, बस इतना ही? उसने हैरान होकर पूछा था। हैरान शायद इसलिए कि उसको पैसे ज़्यादा लगे होंगे। खैर, मैंने हैरानी की वजह पूछी नहीं। इतना ज़रूर पूछा कि पढ़ी लिखी लगती हो, कुछ काम करती हो? जी, ये जरदोजी के काम वाले बटुए बनाती हूँ, विदेशों तक जाते हैं। उसने गर्व से गर्दन उठाई और फिर बारीक सुई में सुनहरी पोत पिरोने लगी। इंटरेस्टिंग, मैंने मुस्कुरा के कहा और बाहर निकल आया। मैं चौक बाजार से चलता हुआ श्यामला हिल्स के अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया। 3 किलोमीटर चल के मैं थक चुका था। अपने स्टूडियो में पहुंचकर भी मेरे दिमाग से समीरा निकल नहीं रही थी। मैं अपनी इस खोज पर बहुत उत्साहित था, खुश था और जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहता था। मैंने अपनी ईजल की नरम लकड़ी पर उंगली फिराई। अब इसमें लगे कैनवस पर कई दिनों तक सिर्फ समीरा होगी, अपने अलग अलग रूप में। कोई 2-3 दिन बाद समीरा मेरे स्टूडियो में थी। मेरे भीतर उसका एक चित्र बन रहा था। मैंने उसे अपने सामने एक स्टूल पर बिठा दिया और पैलेट पर रंग बिखेर दिए। फिर उसकी तरफ देखा। वो एकदम सपाट चेहरा लिए बैठी थी, आंखें भी बिल्कुल बेनूर,
होठ ऐसे जैसे कभी मुस्कुराए ही ना हो। अचानक मुझे अपने ही निर्णय पर अफसोस होने लगा। एग्जीबिशन सर पर थी और इतनी मुश्किल से खोजी गई ये मॉडल जरा भी रास नहीं आ रही थी। मैं बहुत देर तक पैलेट पर ब्रश घुमाता रहा, अलग अलग रंग की ढेरियां लगाकर उन्हें मिलाता रहा। समीरा मेरे सामने स्टूल पर बैठी मुझे ताक रही थी। मैं अपने कैनवस को ऊंचा नीचा करके देर तक एडजस्ट करता रहा, लेकिन कैनवस को हिलाने से समीरा के ठहरे चेहरे पर कोई लहर उठे ऐसा थोड़े हो सकता था। वो मुझे बुत बनी देखती रही। मैं खींच गया। थोड़ा सा फील करो समीरा, महसूस करो कि उदास हो, और इस तरह अकड़ के मत बैठो, छोड़ दो अपने आप को। मैं थोड़ा तल्खी से बोला। समीरा वैसी ही बैठी रही। मुझे लगा शायद मैं हड़बड़ी कर रहा हूँ। छोटी सी हवेली में रहने वाली लड़की जो शायद उन तंग गलियों से कभी बाहर ही नहीं निकली हो, जिसके घर में अपना कहने को कोई हो ही नहीं, वो क्या समझेगी कि मैं कैसे एक्सप्रेशन चाहता हूँ या सही पोस्चर क्या होता है। मैंने पैलेट रखा और भीतर चाय बनाने चला गया। 2 कप चाय बना के लौटा तो वो अपने साथ लाए बैग में से गहरे गुलाबी रंग का शनील निकालकर उसमें सितारे जड़ रही थी। मैंने मुस्कुरा के पूछा, तुम्हें बहुत शौक है इस जरदोजी के काम का? यानी तुम भी आर्टिस्ट ही हो मन से? समीरा ने धागे को अपने दांत से काट के जोड़ा और सिरे को मरोड़कर गठान डालने लगी। 15 तारीख को 20 बटुए बना के भेजने, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। क्या मैं फिर बैठ जाऊं स्टूल पर? उसने अपना सामान वापस बैग में ठूंसते हुए पूछा। मैं चुप रह गया। ये काम उसका शौक नहीं, वो कोई कलाकार नहीं, उसका मकसद सिर्फ पैसा है। अब कहाँ से लाऊंगा इसमें फीलिंग्स? मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मन थोड़ा खट्टा हुआ जा रहा था। मैंने पढ़ा था कि राजा रवि वर्मा किसी आम महिला को मॉडल बना के हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग्स बना देते थे, या घाट पे पानी भरती पनिहारन को किसी आधुनिक लड़की का रूप दे दिया करते थे। फिर मैं क्यों इसके हाव भाव में उलझ रहा था? क्या हुआ, मैं बैठूं ना स्टूल पर? उसने फिर सहमते हुए पूछा। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। बेहद सुंदर, चेहरे पर नक्श ऐसे जैसे किसी ने छेनी लेकर तराशे हों। लेकिन मेरी ये मॉडल मुझे बेजान मूर्ति सी लग रही थी। मन हुआ उसे चले जाने को कहूं, कह दूं कि वो मेरी मॉडल बनने के काबिल नहीं है, लेकिन नहीं कह सका। पता नहीं क्या था उसमें जो मैं उसे रोके रहना चाहता था। पेंटिंग एग्जीबिशन को कम समय बाकी था। कुछ पोर्ट्रेट्स तैयार हो चुके थे। मैं जल्द से जल्द काम पूरा करना चाहता था। स्पॉन्सर्स ने बड़ी रकम दी थी। समीरा के साथ काम करते हुए मुझे कई दिन हो गए थे। भले मैं उसके सपाट चेहरे और बिना एहसास वाले रवैये से परेशान हो जाता, लेकिन उसकी बहुत सी बातें मुझे हैरान कर देती थीं। कभी वो मेरे किसी फ़ोन कॉल की वजह से आए ब्रेक में खिड़की के बाहर उम्मीद से देर तक देखती रहती, या कभी अपने बैग में से एक पुराना पर्स निकालकर पैसे गिनने लगती। मुझे लगा उसे बहुत ज़रूरत है पैसे की। एक रोज़ मैंने उससे पूछ लिया, तुम्हें अच्छा लग रहा है यूँ मॉडल बनना? अगर कहोगी तो मेरे और कई पेंटर दोस्त हैं, उनसे सिफारिश कर सकता हूँ। वो चुप रही, फिर ना में सर हिला दिया। मैं फिर उसके चेहरे, उसकी आंखों में कोई एहसास तलाशता रहा, लेकिन नहीं। वो तो ऐसी झील थी जिस पर काई की महीन परत जमी हो, जिसको देखकर लगे कि घास का मैदान है। लगे ही नहीं कि इसमें पानी हो सकता है, कुछ गीलापन। पता नहीं क्यों मैं कंकड़ मारना चाहता था उसमें। अपनी मॉडल से आर्टिस्ट का आकर्षण कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैं समीरा को पूरी तरह पसंद न करके भी उसकी तरफ झुक रहा था। मैं उसके चेहरे को अटपटे रंगों से भरने लगा था। होठों को जामुनी के मनचाहे शेड दे डालता, या आंखों को अजीब सा भूरा बना देता और भूरे बालों को गहरा काला। वो मेरी पेंटिंग देखकर कभी रिएक्ट नहीं करती। किसी बात पर कोई सवाल, कोई आपत्ति नहीं। मैं कभी उसकी ठोड़ी को हल्का सा अपनी तर्जनी उंगली से ऊपर कर देता, या उसके कंधे को छूकर पीछे करता, या बालों की किसी लट को कानों के पीछे दबा देता, तब भी कोई सवाल या आपत्ति नहीं। मैं कभी कभी चाय की प्याली उससे पकड़ाते हुए पूछता कि तुम्हें कोई दुख है? वो ना में सर हिला देती। सच ही कहती होगी, क्योंकि उसकी आंखों में उदासी भी कहाँ थी। मुझे लगता कैसी लड़की है ये, बेमुरव्वत, यानी फीलिंगलेस। मुझे अपनी आखिरी कुछ पेंटिंग्स बनानी थी।
मैं समीरा को कभी मोटी सी मोतियों वाली नथ और चांद बिंदी लगा के मराठी औरत का रूप दे डालता, तो कभी टेम्पल ज्वेलरी पहनाकर दक्षिण भारतीय बना देता। सुंदर तो वो हर रूप में लगती, लेकिन बस एक कमी मुझे हर तस्वीर में खटकती रहती। कई बार ख्याल आया कि समीरा को अब से आने के लिए मना कर दूं और कोई ऐसा चेहरा खोज लाऊं जो कमाल कर दे, जो बोलता हो, जो प्यार महसूस करता हो, जो उदासियां जाहिर करता हो, लेकिन कह नहीं सका। उन दिनों मेरे ब्रश और पैलेट में बिखरे सारे रंग मेरे लिए उदास दिन रंगने लगे थे कि एक शाम समीरा समय से पहले चली आई। मैंने स्टूडियो का दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में क्या था वो? उदासी? प्यार? मैं उसे देखता रह गया। आज मेरे सामने एक परफेक्ट मॉडल खड़ी थी। समीरा, जानती हो तुम्हारे नाम के क्या मायने हैं? मैंने उसे अंदर आने का इशारा करते हुए पूछा। उसने हर बात की तरह इस बात पर भी ना में सर हिलाया। समीरा यानी शाम की बातचीत की साथी, अ कंपेनियन ऑफ इवनिंग कॉन्वर्सेशंस। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। सुबह क्यों नहीं आई? मैंने स्टूल उसकी तरफ सरकाते हुए पूछा। अलग भी लग रही हो। मैंने ध्यान दिया कि आज वो रोज की तरह सादा दुपट्टा नहीं ओढ़े है। आज उसके दुपट्टों में दूर दूर सितारे टके हैं। वो कुछ देर चुप रही, उसकी आंखें डबडबा आईं, फिर बोली, आज मेरा दोस्त दुबई चला गया। मैं चौंका। दोस्त? तुम्हारा कोई दोस्त भी है? है ना, बचपन से बगल वाले घर में रहता है। हम दोनों मिलके उसकी टिकट के पैसे इकट्ठा कर रहे थे। फिर? मैंने पूछा। फिर क्या, वो चला गया आज, और अब मुझे काम करने की जरूरत भी नहीं है। मेरी हैरानी बढ़ने लगी थी। तुम उसकी टिकट खरीदने के लिए पैसे कमा रही थी? और वो मेरा मतलब, तुम्हें लगता है कि वो कमा के वापस लौट आएगा? नहीं, वो मुझे भी ले जाएगा। आएगा बहुत जल्दी। समीरा की आंखों में ठहरी नमी बरस पड़ी। मैं अपने सामने बैठी लड़की का चेहरा देख रहा था। उस सपाट दिखने वाले चेहरे पर आज दुनिया का हर रंग, हर एहसास मुझे नजर आ रहा था। उदासी, प्यार, उम्मीद, डर, सब कुछ। और मैं सोचता रहा कि ये लड़की पैसे के लिए काम कर रही है। मुझे चाय की तेज तलब महसूस हुई। मैं वहां से उठकर भीतर चला आया। पानी में चाय की पत्ती को खौलते देखता रहा। बुलबुलों के साथ ऊपर नीचे होती पत्तियां पानी में अपना रंग छोड़ रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं समीरा की जिंदगी का सच जानकर खुश हूं या नहीं। मैं 2 कप चाय लेकर बाहर आया तो वो हमेशा की तरह सुई हाथ में पकड़े हुए सितारे नहीं टाँक रही थी। वो मेरी ताज़ा पेंटिंग के सामने खड़ी अपनी ही शक्ल देख रही थी। कैसी है? मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। वो मुस्कुरा दी। कभी उसकी पेंटिंग भी बनाइएगा। फिरोज की, मेरे दोस्त की, उसने हिचकते हुए कहा। तुमने कभी मिलवाया नहीं उससे? मैंने हल्के शिकायती लहजे में पूछा। कैसे मिलवाती? वो नहीं जानता। वो मुझे इस तरह काम थोड़े करने देता। ये मॉडल, ये सब। वो थोड़ा हिचकते हुए बोली। मैंने गौर से समीरा का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे वहां से हट गया। कुछ कहने जैसा था ही क्या। मैं जल्दी जल्दी नया कोरा कैनवस निकालने लगा। पैलेट में ताज़े रंग इकट्ठा किए। क्या पता आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर तस्वीर बना सकूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।